हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल एकेडमी। मैं हूँ ईशा उपाध्याय और हम लास्ट क्लास में कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को कंटिन्यू। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम लास्ट थिंकर जो पढ़ रहे थे वो थे प्लाटो, उन्हें आज कंटिन्यू करेंगे हम। सो गाइज, मैं पहले आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो अपने मन से क्लास 11 और 12 की बुक पॉलिटिकल साइंस की NCERT को पढ़िए। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इन केस अगर आपको है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी क्लासेस बना दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए एंड देन आपको समझ में आएगा। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में ले रही हूँ। ये क्लासेस जो हैं उनके सोर्सेज बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं सारे की होनी चाहिए वही वैसे ही कुछ हैं यहाँ पे सोर्सेज, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, क्लासेस करें प्रॉपरली, समझें इस चीज़ को और कंटिन्यू करें। अगर ज़रूरत लगे तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्लास 11 और 12 की क्या आपको नीडेड है पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस, तो मैं इसके अकॉर्डिंग वर्क ऑन करूँगी, ठीक है। फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के थॉट्स और थिंकर को पढ़ना। उसके पहले मैं आपकी क्लास ले लूँगी रिगार्डिंग दैट अबाउट क्लास 11 एंड 12, ओके। सो नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो प्रोमिनेंट आइडिया है प्लाटो की, प्लाटोज थ्योरी की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाटोज थ्योरी ऑफ आइडिया, रियलिटी इज़ द शेडो ऑफ आइडिया। रियलिटी जो हमारी होती है वो शेडो होती है आइडियाज़ की। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि प्लाटोज थ्योरी ऑफ सोल, प्लेटो की थ्योरी थी सोल की, आत्मा की, मिथ ऑफ द मेटल से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी के 2 एस्पेक्ट होते हैं, फिजिकल और दूसरा स्पिरिचुअल, ठीक है। सोल जो होता है हमारे फीचर का, परमानेंट पर्सनैलिटी का फीचर है। सोल जो है वो हमारे पर्सनैलिटी का परमानेंट फीचर है, यानी कि हम कहीं भी रहें ना रहें पर हमारा जो सोल होता है वो परमानेंट फीचर है, ओके। एवरी सोल हैज़ 3 एलिमेंट और हर एक सोल में 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है रीज़न, दूसरा है करेज और तीसरा है एपिटाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ एवर ऑल सोल्स आर नॉट सिमिलर, यानी कि हर एक सोल जो है वो सिमिलर यानी एक टाइप का नहीं होता है। किसी में इन्फीरियर सोल्स होते हैं, किसी में सुपीरियर सोल्स होते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल। देखिए प्लेटो ने बताया था 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, डोमिनेंट करते हैं किसी सोल में, जिसमें जो डोमिनेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन के अंदर जो 3 एलिमेंट्स हमने पढ़ा वो डोमिनेट करेगी। सो जो पर्सन ऑफ गोल्ड होते हैं उनके अंदर पहला एलिमेंट जो हमने पढ़ा था रीज़न, वो डोमिनेट करता है, ओके। और जो दूसरे पर्सन होते हैं मैन ऑफ सिल्वर, उनके अंदर करेज डोमिनेट करता है। और जो तीसरे पर्सन होते हैं मैन ऑफ सिल्वर, उनके अंदर एपिटाइट डोमिनेट करता है, ओके। यहाँ पे प्लेटो का एक नोट मैंने आप लोगों के लिए लगाया है, वो ये है कि प्लेटो जो थे वो बिलीव करते थे कंसेप्ट ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी में, ठीक है। फिजिकल बॉडी इज़ डिकेइंग पार्ट वेयर एज सोल इज़ परमानेंट पार्ट। जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो तो डिके कर जाता है, एक दिन सबको पता है ख़त्म हो जाता है, बट जो हमारा सोल है या उसकी जो थिंकिंग है वो सब हमेशा हमारे साथ परमानेंटली रहती है, ओके। यहाँ पे लिखा है फिजिकल बॉडी इज़ डिकेइंग पार्ट एंड परमानेंट पार्ट इज़ सोल, ओके। फिर है व्हेन फिजिकल बॉडी एंड सोल डजंट नीड, डज होगा, डज एंड, एक मिनट मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। फिजिकल बॉडी एंड सोल डज एंड, यानी कि एंड होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इट गोज़ बैक टू किंगडम ऑफ गॉड, तो वो गॉड के किंगडम में वापस चले जाते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ सोल? अब सोल का फंक्शन क्या है? तो सोल जो है वो गाइड करता है, इट हैव टू गाइड टू अस व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ओके। तो सोल वर्क्स इज़ टू गाइड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, क्या सही है क्या गलत, सोल का काम है उसे गाइड करना, ओके। हाउ डज सोल कम टू नो वॉट इज़ रॉन्ग और परफेक्ट और इम्परफेक्ट, मतलब कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, परफेक्ट क्या है, इम्परफेक्ट क्या है, सोल कैसे पता करेगा? तो व्हेन सोल लुक्स एट वर्ल्डली थिंग्स, जब वर्ल्ड में जितनी चीज़ें उनमें देखते हैं, सोल रिफ्लेक्ट्स ऑल डेट इट हैज़ बीन सीन इन द किंगडम ऑफ गॉड। सो वो वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन्होंने गॉड के किंगडम में देखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने माना कि किंगडम ऑफ गॉड में ही सोल का एग्जिस्टेंस है, ओके। तो वो किंगडम ऑफ गॉड से आए हैं, तो किंगडम ऑफ गॉड से उन्होंने देख रखा है कि क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी गुड सोल्स ने। सो वो जिसमें रीज़न डोमिनेट करेगा उनकी सोल बेस्ट क्वालिटी की होगी, ओके। यहाँ पे यही बताने की कोशिश किया गया। एंड देन हम चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड पे। किंगडम ऑफ गॉड इज़ अ किंगडम ऑफ परफेक्शन, एज वी ऑल नो
कि जो हमारा किंगडम है गॉड का वो परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट है, उसमें हर एक तरीके से परफेक्शन है। तो वहाँ पे सोल का क्या काम होता है, सोल रिकलेक्ट करता है, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे अच्छी होती हैं सब कुछ रिकलेक्ट कर लेता है एंड कंपेयर, और फिर जब हमारी अर्थ पे आता है यहाँ की सोल से मिलता है तो हर चीज़ों को कंपेयर करता है। ओके, सिंस एवरी सोल इज़ नॉट इक्वल, हैंस एवरी सोल इज़ नॉट कैपेबल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन इन इक्वल सेंस। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर एग्ज़ाम में सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूल में पढ़ने वाले सब एक बराबर तो होते नहीं हैं, एग्ज़ाम में नंबर सबके बेस्ट तो आते नहीं हैं। तो जिनकी सोल बेस्ट होती है, वैसे ही जिनकी माइंड सबसे शार्प होती है उनके नंबर अच्छे आते हैं। वैसे ही यहाँ पे बताया गया कि जिसकी सोल सबसे बेस्ट होती है वो सोल ही जो होते हैं वो रीज़न उनके में डोमिनेट करता है और वही कैपेबल होते हैं कॉम्प्रीहेंड करने के। कॉम्प्रीहेंड यानी कि कोई भी चीज़ को समझने और अच्छे से सबको समझाने के लिए इक्वल सेंस में, बराबरी हिस्से में ये समझा पाते हैं, इसके लिए ये कैपेबल होते हैं। ओके, पर्सन इन होम रीज़न डोमिनेट, जिस पर्सन में रीज़न डोमिनेट कर रहा है वो कॉम्प्रीहेंड करेगा, आइडिया ऑफ परफेक्शन उसके अंदर होगी। ओके, सो यहाँ पे लिखा है आइडिया ऑफ परफेक्शन टू मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे दो बचे हुए एलिमेंट्स थे, लाइक पहला जैसे कि हम सब जानते हैं रीज़न है, दूसरा है यहाँ पे करेज, और तीसरा हम सब जानते हैं कि है एपेटाइट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों ख़राब है या उनमें बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल जो है वो कहाँ से निकलेगा, रीज़न डोमिनेट करेगा। ओके, रीज़न कॉम्प्रीहेंड करेगा आइडिया ऑफ परफेक्शन, और कोई नहीं करेगा। देन सिंस द गॉड इज़ एन आइडिया, अब हम सब जानते हैं कि गॉड क्या है, आइडिया है। आइडिया कांट बी सीन बट वी कांट से डैट आइडिया डजेंट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिखा है सिंस गॉड इज़ आइडिया, गॉड ही को हम यहाँ पे आइडिया मान रहे हैं, पर आइडिया जो है वो देखा नहीं जा सकता, कह नहीं ना सकते, बट ये भी तो नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, आइडिया होता है। आइडिया कैन बी अंडरस्टूड, आइडिया को समझा जा सकता है ओनली थ्रू रीज़न। उसका समझने का तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ रीज़न है। रीज़न यानी कि एलिमेंट जो हमने पढ़ा था प्लेटो के 3 एलिमेंट्स, उसमें से एक है रीज़न एलिमेंट। ठीक है, तो जिसके अंदर रीज़न डोमिनेट करेगा वो पर्सन प्रॉपरली समझ पाएगा अच्छे से कि क्या आइडिया है। ओके, हैंस ओनली दोज हु हैव रीज़न कैन एस्टैब्लिश किंगडम ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, यानी कि जिसके अंदर डोमिनेट करेगा रीज़न वो अर्थ पे किंगडम ऑफ गॉड बना पाएगा। इसलिए ऐसा होगा क्योंकि जब किंगडम ऑफ गॉड में वो सोल थी, वो परफेक्ट सोल थी, तो वहाँ पे उसने बेस्ट एज्यूम किया है, बेस्ट चीज़ें देखी हैं। अब वो यहाँ पे आके उसके अंदर रीज़न डोमिनेट कर रहा है, अब वो यहाँ पे किंगडम ऑफ गॉड को इस्टेब्लिश करने के लिए वही एक अकेला रीज़न जो है वो कैपेबल है। ओके गाइज, सो आगे बढ़ते हैं। वाई थ्योरी ऑफ आइडिया, अब ये थ्योरी ऑफ आइडिया क्यों प्लेटो ने दिया, ही वॉन्ट्स टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट। प्लेटो चाहते थे एक आइडियल स्टेट क्रिएट करना, ठीक है, और आइडियल स्टेट क्रिएट करने के लिए किसी के अंदर क्या होनी चाहिए, आइडियाज़ होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे बताएं हाउ कैन वी हैव आइडियल स्टेट। अब हमारे पास आइडियल स्टेट क्या होगा, आपको क्या लगता है आइडियल स्टेट होने का क्या तरीका हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा सिंस आइडिया कांट बी सीन इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड। अभी जैसे लास्ट स्लाइड पे हमने पढ़ा कि आइडिया को देखा नहीं जा सकता, आइडिया सिर्फ समझा जा सकता है। बाय द यूज़ ऑफ बाय द यूज़ होगा या बाय द नहीं, ठीक है, यहाँ पे बाय द यूज़ ऑफ रीज़न। ओके, तो रीज़न के यूज़ से हम ये चीज़ समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे हम कि सोल क्या बताना चाह रहा है, आइडियल स्टेट क्या है, कैसे समझ में आएगा, आइडिया से। और आइडिया कहाँ डोमिनेट करेगी, हमारे रीज़न में। रीज़न एक एलिमेंट है, द पर्सन इन होम रीज़न डोमिनेट, और जिस भी पर्सन में रीज़न डोमिनेट करेगा वो बनेगा हमारा फिलोसफर किंग और क्रिएट करेगा एक आइडियल स्टेट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ओके, सो व्हाट इज़ एन आइडिया। अब आइडिया को अच्छे से समझ लेते हैं। स्कॉलर हैव क्लासिफाइड द रियलिटी इनटू 2 टाइप्स। जो हमारे स्कॉलर्स थे, ओके, उन्होंने आइडिया को, रियलिटी को 2 टाइप्स में समझाया है। पहला मैटर, दूसरा आइडिया। रियलिटी को समझाया है मैटर और आइडिया के फॉर्म में। मैटर जो होता है प्लेटो के हिसाब से वो फिज़िकल होता है, तो उसको समझा जा सकता है, ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जिससे समझ सकते हैं। तो जो भी चीज़ें सेंसरी ऑर्गन से समझ सकते हैं वो मैटर होती हैं, और जो सेंसरी ऑर्गन से नहीं समझ सकते, आइडिया कांट बी अंडरस्टूड थ्रू द सेंसरी ऑर्गन, वो आइडिया होते हैं। ओके, सो इट कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू यूज़ ऑफ रीज़न।
रीज़न से ही हम समझ सकते हैं आइडिया को, ओनली थ्रू रीज़न। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ओनली थ्रू रीज़न। ठीक है, तो आप समझते हैं आगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मनी दिया हुआ है, मैटर, और आइज़ दी हुई है, लाइक हमारी आइज़ हम देख सकते हैं, उसको दिख रहा है हमें, सेंसरी ऑर्गन से हम सेंस कर सकते हैं, तो वो है हमारा मैटर। और जो मैटर है, मैंने बोला ना, तो मैटर कर देते हैं, वो है मैटर। और जो हम सेंसरी ऑर्गन से नहीं अंडरस्टूड कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टूड करने का वे है थ्रू यूज़ ऑफ रीज़न। वो है एग्जांपल ऑनेस्टी जैसे दी हुई है, तो ऑनेस्टी के लिए हम देख तो सकते नहीं, ऑनेस्टी को बस फील कर सकते हैं और समझ सकते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा है कि वो होता है आइडिया। ओके, सो मैटर बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ चेंज। मैटर वाले जो वर्ल्ड, मैटर जो होता है वो चेंज के वर्ल्ड से बिलोंग करता है, यानी वहाँ पे बदलती रहती है, जैसे आज हम हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, ऐसे करके चेंजेस आती रहती हैं, मैटर का फैक्ट है। ओके, वेयर इज़ आइडिया बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ परमानेंस। जैसे कि अभी हम प्लेटो का थिंकिंग पढ़ रहे हैं, ये थिंकर थे, तो इनकी थिंकिंग अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि ये वर्ल्ड ऑफ परमानेंस से आई हुई है। इनकी जो थिंकिंग है, यानी इनकी जो सोल है वो परमानेंट है। सोल जो पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें रीज़न होना चाहिए। रीज़न डोमिनेट करेगा, जब तक जो एलिमेंट रीज़न जिसके में डोमिनेट करेगा वो प्रॉपरली समझ पाएगा। ओके, फिर आगे दिया हुआ है आइडिया इज़ अ परफेक्ट मैनिफेस्टेशन। आइडिया जो है वो परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज इट बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ गॉड, क्योंकि ये गॉड वर्ल्ड से बिलोंग करता है, यानी गॉड की दुनिया से। मैटर बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, और मैटर हमारे ही दुनिया का है। दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इम्परफेक्शन, एज गॉड की जो किंगडम होती है वो एकदम परफेक्शन का वर्ल्ड होता है, और हमारा जो होता है, इसलिए आइडियाज़ डोमिनेट करती हैं, और जो हमारा अर्थ होता है, हमारी प्लेसेस होती हैं, वो मैटर से बनी हुई होती हैं, इसलिए मैटर जो होता है वो इम्परफेक्शन का वर्ल्ड होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये वर्ल्डली लाइफ से बिलोंग करती हैं। जो उनकी थ्योरी थी आइडिया की, वो सोक्रेटिस के थ्योरी ऑफ नॉलेज से थी। इफ़ यू रिमेंबर, थ्योरी ऑफ नॉलेज में मैंने बताया था 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है जिसमें शेकेबल नॉलेज होते हैं, और दूसरा होता है जिसमें अनशेकेबल होते हैं। तो शेकेबल में हमने क्या पढ़ा था कि जो अनशेकेबल जो होता है उसमें हमारा जो ओपिनियंस होता है, हमारा जो व्यू होता है, वो चेंज भी हो सकता है विथ टाइम, तो हम उसे रियल एजुकेशन नहीं मान सकते। ओके, रियल एजुकेशन कांट बी प्रिफर्ड को, इसको हम नहीं समझ सकते शेकेबल वाले को। बट जो अनशेकेबल होता है, इसमें रियल एजुकेशन होती है। वो कैसे होता है? वो इसलिए होता है कि जो हमारा वहाँ पे हर चीज़ फ़िल्टर हो जाती हैं। हमारी जो अनशेकेबल था वो कभी हटती नहीं है, हमारी ओपिनियन सेम रहती है, वो बदल नहीं सकता। और उसमें उन्होंने बताया था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ डायलैक्टिक्स। ये सारी चीज़ें सोक्रेटिस वाली क्लास की मैं बता रही हूँ, तो उन्होंने बताया था कि डायलैक्टिक्स के थ्रू हम इसको नहीं चेंज, डायलैक्टिक्स के थ्रू इसमें से सारी चीज़ें फर्स्ट वाले टाइप से टाइप 2, जो मैंने 2 टाइप्स बताया अभी आपको एजुकेशन के नॉलेज के, उसमें से जो टाइप 1 था जिसमें हमारी ओपिनियन थी, वो सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं थ्रू डायलैक्टिक्स मेथड। ओके, डायलैक्टिक मेथड भी मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि डायलैक्टिक मेथड में डिबेट होता है, आर्ग्यूमेंट होती हैं। ओके, डिबेट होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और लॉजिक रीज़न्स निकाले जाएंगे कि क्या रीज़न है, क्या हमारी थिंकिंग में या हमारे सोच में डिस्टर्बेंस थी, क्या प्रॉब्लम था, वो सब समझा जाएगा यहाँ पे। ओके, यही था डायलैक्टिक्स के बारे में समझाया है थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर। किसने समझाया है? तो समझाया है हमारे सोक्रेटिस ने। ओके, सो नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। हु वॉज सोफिस्ट? अब सोफिस्ट कौन थे? तो द टर्म सोफिज्म कम फ्रॉम सोफिया, डिनोटिंग नॉलेज। सोफिस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट पॉलिटिकल एजुकेशनिस्ट। सोफिस्ट जो हैं उनको समझा जा सकता है एज फर्स्ट पॉलिटिकल एजुकेशनिस्ट। वो हमारे पहले एजुकेशनिस्ट थे, पॉलिटिकल एजुकेशनिस्ट। ओके, इन एथेंस एजुकेशन वॉज प्राइवेटाइज्ड। एजुकेशन जो है वो प्राइवेटाइज्ड हुई थी एथेंस में, यानी एथेंस में जो भी एजुकेशन चल रही थी वो प्राइवेटाइज सिस्टम से थी, इसलिए एजुकेशन जो था वो सिर्फ रिच क्लास के पास था। ओके, प्रिविलेजेस टू द रिच ओनली। एंड देन सोफिस्ट आर चार्जिंग मनी ऑल्सो फॉर एजुकेशन, सिंस लिवलीहुड डिपेंड ऑन रिच, एंड ऑल द लिवलीहुड ऑफ sophists were dependent only on rich, because they have privatized their education, and
For privatization, money is required which only rich class can pay, so they are fully dependent on rich. Who are fully dependent on rich? Sophists are dependent on fully rich, okay, because they have to take payment for their education from rich class, okay. So they are dependent on rich class, okay. They define good life, and according to them good life could only be money and power. According to them सोफिस्ट के अकॉर्डिंग मनी एंड पावर जो होता है वो सोर्स ऑफ गुड लाइफ है, वो गुड लाइफ का सोर्स होता है. अगर गुड लाइफ चाहिए, दे ऑलवेज से दैट इफ़ यू नीड अ गुड लाइफ यू मस्ट हैव मनी एंड पावर, एंड हाउ टू नो हाउ टू बी इन द पावर, all this they teach, okay. they were teaching how people can come to power. They were teaching that only कि वो पावर में कैसे आएंगे. what type of people knowledge ruling class should possess the skill of oratory. ये भी बताते थे कि किस तरीके से किस टाइप की नॉलेज की ज़रूरत है. पॉज करना चाहिए, ज़रूरत है, मतलब कि पॉज इन द सेंस कि हमें एक्सेप्ट करना, अपनाना चाहिए, स्किल्स को अपनाना चाहिए, ऑरेटरी स्किल को. ऑरेटरी, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑरेटरी स्किल क्या होता है. तो ऑरेटरी स्किल जो होता है उसमें यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे हम अपने इन्फ्लुएंस एबिलिटी कैसे मतलब ला सकते हैं अपने अंदर टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन. यानी कि मैं आप लोगों का कोई ओपिनियन बदल दूँ, इसके लिए इन्फ्लुएंस लाने के लिए जो एबिलिटी होगी उसे ही हम ऑरेटरी कहते हैं, ओके. फिर दिया हुआ है सोक्रेटिस व्यू ऑन सोफिस्ट. अब सोफिस्ट के ऊपर सोक्रेटिस का क्या मतलब लाइक थिंकिंग था, क्या व्यू था उनका. तो अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस सोफिस्ट वर नॉट डूइंग जस्टिस विद देयर ओन प्रोफेशन. अपने ही प्रोफेशन के साथ सोक्रेटिस का कहना था कि सोफिस्ट जो है वो अपने ही प्रोफेशन के साथ गलत कर रहे हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर इज़ टू टेल व्हाट द वन शुड is not to tell what one should hear, rather what one should not. यानी कि what one should hear, यानी कि यहाँ लिखा है कि जो सोफिस्ट थे वो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अच्छे से सारे चीज़ों को बताएं. ये नहीं कर सकते वो कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थोड़ी होती है कि जो आप सुनना चाहें वो मैं बताऊं. इंस्टेड क्या आपको सुनना चाहिए वो बताना है. यानी कि व्हाट वन वांट्स टू हियर ये नहीं बता सकते, बट व्हाट शुड हियर, क्या सुनना चाहिए वो बताना है. तो ये ड्यूटी होती है हर एक टीचर की अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस. एंड अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस रूलिंग क्लास जो थी, अकॉर्डिंग टू है जो थी, उन्हें नीड थी टू फॉर रियल नॉलेज, उनके पास रियल नॉलेज हो, ओके. इट इज़ नॉट इनफ टू नो हाउ कम टू पावर. अब सोक्रेटिस का कहना था जो भी रूलिंग क्लास होगी, यानी जिन्हें भी पावर में आना है, उन्हें रियल नॉलेज होना चाहिए. सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि रूलिंग क्लास में कैसे आना है और पावर में कैसे रहना है. उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रखता है, इट इज़ ऑल्सो यहाँ पे लिखा है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ड्यूटी ऑफ रूलिंग क्लास. यानी कि रूलिंग क्लास में कैसे जाना है और पावर्स में कैसे रहना है, सिर्फ ये ड्यूटी नहीं है बताने के लिए सोफिस्ट को एज अ टीचर, बट सोक्रेटिस का कहना था उनको ये भी बताना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कैसे वो ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ओके. रूलिंग क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है, ओके. इफ़ सोफिस्ट थिंक दैट मनी एंड पावर इज़ अ सोर्स ऑफ गुड लाइफ, अगर सोफिस्ट को ये लगता था कि मनी और पावर जो है वो सोर्स है गुड लाइफ का, तो दे मे बी इग्नोरेंट, तो फिर वो इग्नोरेंट हो जाएंगे अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट गुड लाइफ. गुड लाइफ को वो समझ नहीं पाएंगे, उसे वो इग्नोर कर देंगे, ओके. एंड देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सोफिस्ट और सोक्रेटिस में एक सिंपल मैंने लाइक डिफ्रेंसिएशन बताया है, सो उसको आप लोग समझ लीजिए. सोक्रेटिस जो थे वो कहते थे ऑनेस्टी जो है वो आइडियलिस्ट होता है, आइडियलिस्ट की थिंकिंग होती है ऑनेस्ट रहना. बट मनी एंड पावर, मटेरियलिस्ट के लिए मनी और पावर जो होता था वो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे मनी एंड पावर जो होते हैं वो मटेरियलिस्ट होते हैं, ओके. और जो हमारे मनी और पावर मटेरियलिस्ट होते हैं, व्हाट इज़ जो भी अभी है वो अकॉर्डिंग टू सोफिस्ट रियलिस्ट होता था, बट व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए, क्या सही है, वो आइडियलिस्ट यानी सोक्रेटिस की थिंकिंग थी. मैन इज़ सेल्फिश बाई नेचर. सोफिस्ट के अकॉर्डिंग जो सारे मैन होते हैं वो सब के सब सेल्फिश होते हैं बाई नेचर, बट ऑट नॉट टू बी सेल्फिश.
और सोक्रेटिस कहते थे सोचो समझो और करो कि हम सेल्फिश ना बन सकें। मटेरियलिस्ट, मनी एंड पावर इज सोर्स ऑफ गुड लाइफ, जो मटेरियल में बिलीव करते हैं, मैटर में बिलीव करते हैं, उनके अकॉर्डिंग तो ये था कि मनी और पावर जो है वो गुड लाइफ का सोर्स है। बट जो आइडियलिस्ट थे यानी कि सोक्रेटिस, वो कहते थे ऑनेस्टी इज़ प्रेफरेबल टू मनी अर्न बाई अनफेयर मीन्स, यानी कि अगर कोई अनफेयर मीन्स से मनी अर्न भी कर ली गई है तो वो इन्फीरियर है, यानी कि प्रायोरिटाइज में उसके आगे हमें ऑनेस्टी को रखना चाहिए। ये आइडियलिस्ट थिंकिंग के अकॉर्डिंग था। रियलिस्ट क्या बोलते थे? दे बिलीव डेट व्हाट इज़ शुड डिटरमाइन व्हाट ऑट टू बी, व्हाट टू बी नहीं, व्हाट ऑट टू बी। एक सेकेंड, वॉट ऑट टू बी। ऑट मीन्स होता है क्या हो सकता है, वॉट मीन्स क्या है, और वॉट ऑट मतलब है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ये रियलिस्ट कहते थे कि उन्हें बिलीव करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए कि वॉट इज़, जो भी हमारे पास है वो डिटरमाइन करेगा कि हमारे पास क्या होगा। यानी कि अगर आज मेरे पास सिर्फ पेंसिल है तो वो क्या डिफाइन कर सकता है कि कल मेरे पास पेन नहीं होगा, पेंसिल ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, ऑट शुडेंट बी डिराइव्ड फ्रॉम वॉट इज़, रेदर वी शुड ट्राई टू शेप वॉट ऑट टू बी। यहाँ पे सोक्रेटिस जो है वो ये बोल रहे हैं कि ऑट शुडेंट मतलब जो भी क्या हो सकता है वो हम ये नहीं, वो नहीं, शुडेंट बी डिराइव्ड, वो डिराइव नहीं हो पाएगा फ्रॉम व्हाट इज़, जो अभी है उससे हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि कल क्या होगा। रेदर, इसके जगह पे हमें ट्राई करना चाहिए शेप करने के लिए। क्या शेप करने के लिए? कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ओके, यानी कि आज ये है, अगर आज मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है और मैं चाहती हूँ कि कल दो, तो इसके लिए सोचना होगा ना कि क्या है और क्या होना चाहिए। ओके, और अब क्या है, इससे क्या हो सकता है, वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। सो वही ये बताना चाहे यहाँ पे सोक्रेटिस। ओके, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है वो है मैकियावेली का, या फिर मैकियावेली कह लीजिए। तो मैकियावेली का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। ओके, कि मैकियावेली के थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोफिस्ट जो सोचते थे वैसा ही था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे प्लेटो ने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए, थ्योरी ऑफ आइडिया को समझाने के लिए एक और थ्योरी दिया जिसको हम सब जानते हैं एलिगरी ऑफ केव के नाम से। एलिगरी ऑफ केव क्या था? इसमें प्लेटो जो थे वो बताए थे कि एलिगरी ऑफ केव जो है वो डिफरेंस बताता है रियल नॉलेज में और इल्यूजन ऑफ नॉलेज में। तो रियल नॉलेज और इल्यूजन ऑफ नॉलेज जो भी होगा उसमें डिफ्रेंशिएशन रहेगा। एलिगरी ऑफ जो केव है इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। यहाँ पे बताया गया है, मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए कि 3 से 4 पर्सन हैं बैठे हुए हैं एक केव में, जिन उनका फेस जो है वो केव के अपोजिट साइड पे दीवार पे है, यानी कि केव की जो दीवारें हैं, बंद दीवारें हैं, उनके साइड है, जिधर से रोशनी आ रही है वो उसके अपोजिट साइड बैठे हुए हैं। और वहाँ पे क्या किया गया है, फायर जला के रख दिया गया है, फायर बर्न हो रहा है अंदर केव के अंदर। अब अगर जो पीपल हैं वो केव के बाहर से जब गुज़रते हैं तो क्या होता है, और उनके हाथ को भी बांध दिया गया है। ठीक है, तो जब पीपल वहाँ से गुज़रते हैं, जाते हैं, तो वो कोई भी सामान जब लेके जाते हैं या खुद जाते हैं तो उनकी शेडो वहाँ से गुज़रती है, उस लाइट में, फायर बर्निंग लाइट में दिखता है। ओके, तो अब जो अंदर प्रिजनर्स हैं वो अपने आप को सोचते हैं कि यही रियलिटी है, ये रियल ऑब्जेक्ट है जो भी वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ओके, सो उसी को वो शैडो को ही रियल मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी रियल चीज़ें देखी हैं। सिंस दे हैव नॉट सीन द रियल थिंग्स और रियल लाइट, सो दे थिंक दैट शैडो इज़ ओनली रियलिटी। ओके, सो बाई चांस if they got opportunity to grab their chance and break out and go out of the cave, they will see the real sunlight। इसका मतलब है कि बाई चांस अगर गलती से भी उन्हें चैन तोड़ के वहाँ से जाने का बाहर मौका मिले और वो केव के बाहर चले गए और सनलाइट में गए, इनिशियली ही फील्स पेन, स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ा पेन में भी हो सकता है। लाइक अचानक से हम कभी रूम में, अंधेरे रूम में रहते हैं या कहीं ऐसे प्लेस पे जहाँ कम लाइट है और अचानक से ज़्यादा लाइट में आते हैं तो हमारी आँख जो होती है 1 सेकेंड के लिए पेनफुल हो जाती है। तो वैसे ही अगर ये बहुत टाइम से केव के अंदर बंद है और अगर इनिशियली जाएंगे तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, यानी कि थोड़ी तो लाइट की इफ़ेक्ट आएगी इस पर, बट लेटर ऑन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद वो रियलाइज़ करेंगे कि ये रियल लाइट है। व्हाट वी ऑब्जर्विंग वॉज इल्यूज रियलिटी, यानी कि जो अब तक हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो इल्यूजन था। यानी कि
एक नाटक था, कह सकते हैं कि वो एक फेक था रियलिटी का, सिर्फ एक दिखावटी रियलिटी थी वो। ही रियलाइज दैट रियल वर्ल्ड इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। और वो रियलाइज़ करते हैं कि जो वर्ल्ड है हमारा रियल वाला, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये जो इल्यूजन वाला हमने अब तक देखा था। सनलाइट इज़ सिंबल ऑफ रियल नॉलेज। यहाँ पे सनलाइट को सिंबल ऑफ रियल नॉलेज कहा गया है, यानी कि रियल लाइट है। और जो फायर है वो कांट बी रियल लाइट, वो तो रियल लाइट नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे रियल लाइट थोड़ी अवेलेबल होता है, वो तो आर्टिफिशियल लाइट है। ओके, फिर है एलिग्री ऑफ के, मतलब नहीं हुआ है। सच पर्सन गो बैक इन। अब देखिए, आपको पता चलता है कोई भी चीज़ तो हम दौड़ के आते हैं, दूसरों को बताते हैं कुछ यूनिक चीज़। तो वैसे ही अब तक तो वो सारे यही बिलीव करते थे कि केव में जो लाइट है, केव में जो दिखता है वो सब फैक्ट है। बट जब वो बाहर गया और वहाँ समझ में आया, तो वो वापस आके सबको दिखाने के लिए बताता है। तो सब लोग उनका प्रिजनर जो हैं उनका फ़न बनाएंगे, उसके ऊपर हंसेंगे। दूसरे प्रिजनर्स जो हैं वो इतने रिलक्टेंट हो गए, इतने मतलब उस चीज़ में बंध गए हैं कि वो अपने बॉन्डेजेस को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं और बाहर सनलाइट में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वो आना ही नहीं चाहते, उनको लगता है ये रियलिटी है, ये बेवकूफ़ है। इट शोज़ दैट पीपल रिफर टू लीव इन द डेन ऑफ इग्नोरेंस डेवलप अ कम्फर्ट जोन। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि क्या बताना चाहते हैं प्लेटो के हिसाब से, कि जो हम लोग हैं वर्ल्ड है, हम लोगों को जो भी चीज़ें कंफर्ट लगती हैं, ठीक है, जो भी हमें कंफर्ट जोन होता है, वो सब इल्यूजन है, सिर्फ एक क्या है, इल्यूजन। और जो रियलिटी है वो थोड़ी हार्श है, टफ है स्टार्टिंग के लिए, बट विथ टाइम ये सही है और रियल है। तो हम रियल को नहीं मानते, क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन है, इग्नोरेंस है, यहाँ पे डेन ऑफ इग्नोरेंस है, फिर भी हम यहीं रहेंगे, ये रियलिटी नहीं है। लाइक मैं एग्जांपल फ़ोन से लेती हूँ, सेल फ़ोन से। वैसे तो सेल फ़ोन बहुत ही सही है उसके लिए भी, बट जस्ट एग्जांपल, लाइक हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, लाइक दीज डेज मोस्टली एज लॉकडाउन इज़ गोइंग ऑन। सो क्या होता है कि लॉकडाउन तो चले जा रहा है, अब हमें लगता है कि हम घर पे दिन भर रहते हैं, बहुत सारा फ़ोन यूज़ करना चाहिए, ओवर यूज़ कर रहे हैं, मतलब अनलिमिटेड। सो इससे बेटर है कि हमें पता है कि ये इल्यूजन है रियलिटी की, हम बस अपना टाइम स्पेंड करें। इंस्टेड अगर हम चाहें तो कोई बुक उठा के, या फिर उसी फ़ोन में ही कोई चैनल पे, यूट्यूब पे, लाइक हमारा विशाल एकेडमी है या फिर कोई भी चैनल है, आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। उस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन विशाल एकेडमी का चेक कर सकते हैं, उसको प्रॉपर ध्यान से समझ सकते हैं। तो शायद इट्स बेटर कि अंडरस्टैंड समथिंग न्यू एंड समथिंग इंटरेस्टिंग। इन फैक्ट what we do is really different. We just use phone for our time passing, जो कि गलत है। हम टाइम पास करने के लिए अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये इल्यूजन है रियलिटी की, ये रियलिटी नहीं है, सिर्फ रियलिटी का दिखावा है। यहाँ हम सिर्फ कंफर्ट जोन पाते हैं इसलिए आते हैं, ओके। बट एक्चुअल में अगर हम कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, तो वो कुछ और नहीं, हमारे बेनिफिट के लिए होता है। हम एक नई चीज़ें सीखते हैं, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई ही करें, हो सकता है मम्मा का हेल्प करके कुछ न्यू चीज़ें सीख सकते हैं, न्यू डिनर एंड और समथिंग, या फिर हम कुछ और भी सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने की, कोई डांस सीख लो आप, टाइम वेस्ट करने से तो बेटर है कोई म्यूज़िक सीख लो, कुछ भी डिफरेंट सीख लो। इट्स बेटर टू नो समथिंग डिफरेंट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑफ टाइम बाई जस्ट फीलिंग कंफर्ट जोन, और रहना डेन ऑफ इग्नोरेंस में रहने से तो बेटर है, ओके। देन पर्सन हु इज़ पुशिंग न इज़ अ टीचर। जो भी पर्सन पुश करता है कि ये काम करो, जैसे मैं भी एक टीचर हूँ, मैं आप सबको पुश की, मैंने किया कि आप लोग पढ़ाई करिए, ओके, या फिर कुछ और नया सीखे इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ़ोन यूज़लेसली। सो इसका मतलब क्या है कि टीचर का काम होता है उन्हें कोई भी चीज़ में आगे मोटिवेट करने का। रियलिटी इज़ शेडो ऑफ द आइडिया। जो रियलिटी दिखती है वो एक्चुअली शेडो ऑफ आइडियाज़ हैं, ओके। आइडियाज़ का शेडो ही रियलिटी है। अब कंफ्रंटो का स्टेटमेंट है थ्योरी ऑफ आइडियाज़ वेयर ही एक्सप्लेन नेचर ऑफ रियलिटी। यहाँ पे ये एक्सप्लेन किए हैं रियलिटी का नेचर क्या है, नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडिया से हमें समझाया है। वो इस्टेब्लिश करते हैं आइडिया जो कि अल्टीमेट रियलिटी को दर्शाती है, ओके। द कंटेक्स्ट ऑफ हिज थ्योरी ऑफ आइडिया कैन बी फाउंड इन हिज कंसर्न विथ स्टेट ऑफ एथेंस। देखिए, जो कंटेक्स्ट है उनकी आइडिया का, वो सारा थ्योरी ऑफ आइडिया जो है सिर्फ और सिर्फ कंसर्न करके था स्टेट ऑफ एथेंस को। उनके अकॉर्डिंग एथेंस जो है वो एक बैड शेप मिल गई है उसको, बिकॉज ऑफ रूलिंग क्लास वॉज इग्नोरेंट। रूलिंग क्लास कभी ध्यान ही नहीं दिए हैं हमारे सोसाइटी पे, हमारे पॉलिटिक्स पे कभी वो ध्यान नहीं दिए। इग्नोरेंट की वजह से जो एथेंस है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में हो गई है। रनिंग आफ्टर मनी है,
एंड पावर, मनी और पावर के पीछे भाग रहे हैं सब लोग। दे आर इग्नोरेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट्स हैप्पीनेस इन ट्रू सेंस, और जो रियल सेंस में, ट्रू सेंस में हैप्पीनेस है उसको उन्हें पता ही नहीं, वो इग्नोर कर रहे हैं उसको। हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज़ बेस्ड ऑन सोक्रेटिस थ्योरी ऑफ नॉलेज, और अब हम यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ चुके हैं कि कैसे थ्योरी ऑफ नॉलेज जो था सोक्रेटिस का, उस पर इनका जो थ्योरी है आइडिया का वो बेस्ड है। क्योंकि अभी मैंने जो बताया था एजुकेशन वाला कि 2 टाइप्स होते हैं, उसमें हमने एक शेकेबल और अनशेकेबल देखा। शेकेबल जो होता है वो हमारा सिर्फ एक ओपिनियन और व्यू पॉइंट्स होता है जो कि मे बी चेंज हो जाए, बट क्या कहते हैं, जो हमारा रियल अनशेकेबल होता है जिसमें सब कुछ स्टेबल रहती हैं, उस एजुकेशन में सब कुछ फ़िल्टर और सब कुछ चेकअप हो जाता है, और वही पहले टाइप वाले एजुकेशन से। और वही कैसे होता है पॉसिबल? डायलैक्टिक्स के थ्रू। डायलैक्टिक्स क्या था, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया है। डायलैक्टिक्स था जिसमें हम डिबेट, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं एंड लॉजिक रीजनिंग से समझते हैं कि कहाँ पे क्या मिस्टेक थी। ये सारी चीज़ें थ्योरी ऑफ नॉलेज के हिसाब से थी, जो कि जिसके ही बेस पे थ्योरी ऑफ आइडिया ने प्लेटो ने बनाया था। ओके देन ओके ये लास्ट स्लाइड है, ये ख़त्म हो गया है। यहाँ पे प्लेटोज एलिगेरी, तो प्लेटो यहाँ पे ये पर्स जो डंडे में लगने, इधर पीछे दीवार के पीछे यहाँ पे केव के अंदर कुछ लोग हैं, वो लोगों का फेस दिख रहा है। ये जो दिखा रहे हैं लाइट डंडे पकड़ के, वो जो इस तरफ है पीछे, अगर आपको दिख रहा हो तो 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे हैं वो लोग, वो यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये लोग जो हैं यहाँ पे, ये लोग बैठे हैं अपोजिट फेस करके। अब ये देखिए फायर बर्न कर गया है, एक सेकंड, ये देखिए फायर बर्नड है। अब फायर जब बर्निंग है तो यहाँ पे से कुछ जा रहा है, नकली चीज़ें हैं, ये हमें लग रही हैं रियलिटी। वैसे ही जब हम सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, किसी को मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि नहीं करे या कुछ ऐसा इलॉजिकल, बस एक एग्जांपल दे दो। हम बहुत ज़्यादा अगर हमारा टाइम अपना स्पेंड करें उससे हमारी आइज़ पे इफेक्ट पड़ी है, हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम, पता है सब कुछ दिखता है सब कुछ, लेकिन हमें वहाँ पे अच्छा लग रहा है कि हम ये फ़ोन चलाएंगे, हम ये देखेंगे, वो देखेंगे, लोगों से सोशल होंगे, ये सब की वजह से हम लोग यूज़ करते ही जाते हैं, पता होने के बाद भी कि ये इल्यूजन है, ये सिर्फ एक फेक है। वैसे ही यहाँ पे ये देखिए इल्यूजन है, ये रियलिटी थोड़ी है। तो यही इन्हें लगता है रियल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बर्निंग लाइट है वो ऐसा प्रूफ कर रही है। ओके अब यहाँ पे बताया है कि बाई चांस अगर किसी को मौका मिल गया, देख रहे हैं ये केव के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और जब ये यहाँ पहुँचता है तो इसे लाइट्स दिखती हैं, रियल लाइट में ये चला गया। तो अब रियल लाइट में जाने के बाद इन्हें लगता है कि वाओ क्या मतलब क्या चीज़ है ये, और ये तो रियल है। अब ये बताने के लिए सब लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे इनके ऊपर, पर ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपने कंफर्ट जोन में यहाँ बैठे बैठे सब कुछ दिख रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोचते हैं कि अब ये कंफर्टेबल जोन है, ये इसी डेन में रहना पसंद करेंगे। और जो ये पर्सन निकल गया, इसको समझ में आ गया कि रियलिटी ऑफ लाइफ जो है, यानी कि आइडियल जो भी आइडियाज़ थी उनकी वो रियल होती थी। तो रियलिटी इज़ शैडो ऑफ आइडिया, यही प्लेटो प्रॉपरली बताना चाहे हैं अपने एलिगेरी ऑफ केव के थ्योरी से। ओके सो ये गाइस क्लास ख़त्म हो गया है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। पसंद आए क्लास तो लाइक करिएगा, ओके, एंड शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। ये आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कर रही हूँ, सारी चीज़ें रियल और सब कुछ बेस्ट क्वालिटी की हैं, ठीक है। सो आप समझिए प्रॉपरली हर चीज़ प्रॉपर, कुछ ना समझ में आए पूछिए। मैं आप लोगों को अगेन एक बार कह दे रही हूँ कि पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको प्रॉपरली पढ़िए, समझिए। बुक में कुछ चैप्टर्स जस्ट काउंटेड है, बहुत ही ईजी बुक्स हैं। इन केस आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करिएगा, मैं वो क्लासेस भी ले आऊँगी आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन। ये क्लासेस यहीं पे अब ओवर कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कहीं पे भी डिस्टर्बेंस हो, पूछिए। और फ्री क्लासेस हैं, इसका पूरा यूज़ करिए। ऐसे क्लासेस आपको कहाँ मिलने आ रहे हैं, ये पूरी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही हैं। सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज़ करके दे रही हूँ। सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट पढ़ा रही हूँ, इसके बाद ये सारी ख़त्म हो जाएंगी तो इंडियन पॉलिटिकल थाट्स पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम चलेंगे, सारे जो आइडियोलॉजीज़ हैं सब पढ़ाऊँगी मैं। बस आप पेशेंस के साथ बने रहिए एंड प्रॉपरली चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस ले आऊँ तो आपको मिले। और भी वीडियो चैनल पे वो भी आप देखें, एक सोशियोलॉजी की क्लासेस आई हैं वो सारी देखें। एंड थैंक यू सो मच।